हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। मैं महक खान आज वीडियो लाई हूँ हमारे प्रीवियस टॉपिक का ही सेकंड पार्ट, यानी कि भारतीय राजनीतिक चिंतन का सेकंड पार्ट। आप सभी जानते हैं ये बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का यूनिट है और जो हमारा पेपर का नेम है वो है एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को विश करना चाहूँगी हैप्पी दिवाली। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी जैसा कि जानते हैं जो यूनिट है भारतीय राजनीतिक चिंतन, ये इसका सेकंड पार्ट है। ऑलरेडी मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। जिसने नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखे, देन आप इसको देखिएगा, नहीं तो ये बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस वीडियो जो है उसके एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसके जो उदय है वो किस तरीके से होता है, यानी कि वो जो थॉट है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो हमने उसकी डेफिनेशंस पढ़ी, उसके कुछ पहलू पढ़े। ठीक है, तो उसका जो एक छोटा सा मैं डेफिनेशन बता देती हूँ आपको। भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो नींव है वो हमारे जो रिच हिस्ट्री थी, ठीक है, समृद्ध इतिहास से, हमारे भारत में जो परंपराएं हैं, विविध परंपराएं, उनसे, और बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जिनकी मदद से हमारा जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसका उदय होता है। ठीक है, और इसको ब्रीफली समझने के लिए हमने कुछ और पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे कि धर्म के बारे में, कर्म के बारे में और रामायण के बारे में। ठीक है, ऐसे हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे जिसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जिसने वो नहीं देखा है वो एक बार देख लीजिए, देन ही आप इसको देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ से हम शुरू कर देते हैं। यहाँ हमने उसका सेकंड पार्ट लिया है। ठीक है, जो हमने पहलू पढ़ने थे ये उसका सेकंड पार्ट है। हमने पहलू का जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है विद डेफिनेशंस। अब यहाँ पे हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसमें शुरुआत करते हैं सांस्कृतिक विविधताओं के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें विविधताओं में एकता, यानी कि हमारा जो भारत है उसमें काफ़ी सारी विविधताएं पाई जाती हैं, चाहे वो भाषा में हो, चाहे वो जाति के बारे में हो, चाहे वो धर्म के बारे में हो। तो उसके बाद भी हमारे भारत में एकता है। तो वो किस तरीके से, तो भारत को अक्सर एकता में अनेकता के रूप में वर्णित किया जाता है। एकता में अनेकता, ठीक है। यह सांस्कृतिक अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि इसकी विशाल विविधता, भाषण मतभेद और धार्मिक विविधता के बावजूद एकता का एक अंतर्निर्धारित धागा है। ठीक है, यानी कि मैंने अभी जो बताया कि धर्म के रूप में, जाति के रूप में, भाषा के रूप में भारत के अंदर कई सारे विविधता पाई जाती है। यानी कि अगर हम साउथ इंडिया की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे तेलुगु मलयालम भाषा बोली जाती है, वहीं नॉर्थ इंडिया में अलग भाषा बोली जाती है। अगर वेस्ट इंडिया चले जाएंगे उसमें कुछ अलग बोला जाता है। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भाषाई तौर पे नहीं, रहन सहन, खान पीन, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बावजूद भी भारत के अंदर एकता अभी भी निर्धारित है। ठीक है, जो राष्ट्र को एक साथ बांधता है यह एकता साझा इतिहास, सांस्कृतिक मूल्य और एक ही भूमि के संबंध में होने की भावना में निहित है। सेकंड पॉइंट आ जाता है धार्मिक बहुलवाद। तो धार्मिक बहुलवाद का क्या मतलब होता है कि धर्म में भी हमारे पास बहुत सारे अलग अलग, उसमें मतलब अलग अलग धर्म है। ठीक है, हमारे भारत देश में तो भारत कई धर्मों का घर है, जिसमें हिंदू, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्म शामिल हैं। सांस्कृतिक अवधारणा इस धार्मिक बहुलवाद को पहचानती है और इसे समृद्ध और सहुष सॉरी सहिष्णुता के स्रोत के रूप में देखती है। ठीक है, यानी कि ये मानते हैं कि अगर हमारे जो भारत है उसके अंदर बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं, उसके बावजूद भी एकता है, तो ये एक बहुत ज़्यादा समृद्ध बात है, मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है भारत के लिए। ठीक है, गौरव वाली बात है ये। उसके बाद भारत का धर्मनिरपेक्ष संविधान धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और यह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। यानी कि हमारे जो संविधान है उसके अंदर धर्मनिरपेक्षता का भी कानून है, जो कि हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है कि जो भारत देश है उसका कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को एक मानता है। तो ये दोनों पॉइंट्स ज़रूर अलग हैं, लेकिन इन दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही है। ठीक है, उसके बाद हम इससे नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने 2 पॉइंट यहाँ कवर कर लिए हैं।
फिर आता है सांस्कृतिक विरासत। भारत हजारों साल पुरानी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दावा करता है। इसमें शास्त्र कला, साहित्य, संगीत, नृत्य और मंदिर, मस्जिद और महल जैसे वास्तुशिल्प चमत्कार शामिल हैं। सांस्कृतिक अवधारणा इस विरासत को गौरव और पहचान के सूत्र के रूप में महत्व देती है। ठीक है, तो आप लोगों ने कई बार हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा और कई लोगों से सुना भी होगा कि पहले हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, तो क्यों कहा जाता था? क्योंकि हमारे जो भारत है वो काफ़ी समृद्ध था। यहाँ पे हर चीज़ थी। ठीक है, हर तरह की कला थी, साहित्य, संगीत, नृत्य, उन सब चीज़ों में ये आगे था। मंदिर, मस्जिद, महल, हर चीज़ थी। ठीक है, हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध था। बट जब यहाँ पे अंग्रेज़ों ने शासन करना शुरू करा, यहाँ पे जो गुलाम बन गया हमारा देश, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म होता चला गया। और जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, अभी भी जो ब्रिटिश की जो क्वीन है, उनका जो क्राउन है उसके अंदर जो हीरा लगा हुआ है, ठीक है, वो भी इंडिया से ही लेके गए थे वो लोग। ठीक है, तो वो जो विरासत है, वो हीरा जो है वो भी इंडिया की ही विरासत है। तो उस हिसाब से भी आप जान सकते हैं कि ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट बोलता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि हमारा जो इतिहास था वो काफ़ी समृद्ध रहा है। ठीक है, और ये ऑब्वियसली हमारे लिए एक गौरव और पहचान के सूत्र के रूप में देखा जाता है। त्योहार और परंपराएं हमारे देश में जिस तरीके से धर्म अलग है, भाषा अलग है, उसी तरीके से परंपराएं और त्योहार भी अलग अलग हैं। तो भारत की सांस्कृतिक विविधताएं इसमें असंख्यक त्योहार, परंपराएं और रीति रिवाज के माध्यम से स्पष्ट रूप से व्यक्त होती हैं। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र और समुदाय में दिवाली, ईद, क्रिसमस, होली और नवरात्रि जैसे त्योहार मनाने का अनूठा तरीका है। यह उत्सव सांस्कृतिक पहचान की भावना को संदर्भ करते हैं। ठीक है, तो इससे यही पता चलता है कि जिस तरीके से हमारा भाषाई तौर पे और रिलीजन्स के बिहाफ पे, ठीक है, विविधताएं पाई जाती हैं भारत में। तो देखिए हर रिलीजन का एक अपना फेस्टिवल आता है। ठीक है, जैसे कि जो मोमडन्स हैं वो ईद मनाते हैं, यही नहीं कि वो ईद ही मनाते हैं, आजकल तो सारे ये फेस्टिवल साथ में ही मनाए जाते हैं। ठीक है, बट अगर हम रिलीजन के तौर पे देखते हैं तो, और जो क्रिसमस है वो मोस्टली जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके थ्रू मनाया जाता है। दिवाली हिंदुओं का फेस्टिवल माना जाता है, होली हिंदुओं का फेस्टिवल माना जाता है। तो इसी से पता चलता है, अगर कोई दिवाली मना रहा है, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है हाँ ये पर्सन हिंदू होगा। ठीक है, कोई ईद मना रहा है तो हमें जब ईद वाले दिन लोगों को देख के पता चल जाता है कि हाँ ये मोमडन है। ठीक है, तो ये एक पहचान के रूप में भी बन जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा भाषा और लिपियाँ। फिफ्थ पॉइंट है ये। तो भारत में आप सभी को पता होगा 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु, हरियाणवी, पंजाबी, ठीक है, बांग्ला, बहुत सारे ऐसी भाषाएं हैं। ठीक है, तो 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, एक बोलियां वाला एक भाषाई विविधता वाला देश है हमारा भारत। ठीक है, सांस्कृतिक अवधारणा भाषा विविधता के महत्व को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व को स्वीकार करती है। इससे हमें क्या पता चलता है ना यहाँ पे, कि अगर आप देखोगे भी तो जितने भी नॉर्थ इंडियन लोग हैं वो एक अपनी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चल जाता है कि वो साउथ इंडियन है। हम भले चाहे उनकी भाषा ना समझ पाए, लेकिन हाँ हम थोड़ी थोड़ी कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम समझ सकें। लेकिन वो लोग इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, तो हमारा जो वहाँ पे कम्युनिकेशन का जो मेथड बन जाता है वो इंग्लिश लैंग्वेज बन जाती है। तो जो हमारा इंडिया है, ठीक है, वो अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ है। और जो स्टेट जो बनाए गए थे, अगर आपने ट्वेल्थ में अच्छे से पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो पता होगा आप लोगों को कि वो भाषाई आधार पे बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि जो साउथ इंडियन लोग थे वो भी पाकिस्तान की तरह अपना एक अलग देश बनाना चाहते थे भाषाई आधार पे। पाकिस्तान तो बना रिलीजन के आधार पे, लेकिन वो लोग चाहते थे कि भाषा के आधार पे हमारा एक अलग देश बना दिया जाए, नहीं तो फिर हमें अपनी स्वतंत्रता के तरीके से भाषा बोल सकें, मतलब हमारी भाषा पे कोई रोक टोक ना हो। तो अगर हम देखें तो पंजाब में हमें यहीं से पता है, हम दिल्ली में रह रहे हैं लेकिन हमें फिर भी पता है पंजाब में पंजाबी बोली जाएगी, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाएगी। ठीक है, अगर हम वहाँ पे चल जाते हैं, बांग्लादेश चल जाते हैं, वहाँ पे बंगाली बोली जाएगी, सॉरी कोलकाता। ठीक है, और उसके बाद अगर हम सोचें कि हमें केरल जाना है तो केरल के लिए हमें पता होगा कि वहाँ पे तेलुगु, मलयालम, ये ऐसी ही कुछ भाषा बोली जाएगी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे पता चल जाता है एक राज्य के नाम को ही सुन के कि हाँ वहाँ पे इस तरीके की भाषा बोली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो राज्य का गठन हुआ था वो भाषाई आधार पे हो गया था। तो हिंदी और अंग्रेजी संपर्क भाषाओं के रूप में कार्य के नहीं हाँ कार्य के पार
संचार को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज देखें, किस भाषा में हम पूरे देश में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो वो हिंदी और इंग्लिश है। सबसे ज़्यादा लोग हिंदी और इंग्लिश ही बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, हमारी संपर्क भाषा बन जाती है। तो वहाँ पे हमने सांस्कृतिक अवधारणाएं भी पढ़ ली। अब यहाँ पे प्रादेशिक अवधारणाएं पढ़ लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे जोग्राफिकल तरीके से किस तरीके से विविधताएं हैं और किस तरीके से हमें वहाँ पे भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक रूप देखने को मिलता है। तो भौगोलिक विविधताएं देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो भारत की क्षेत्रीय पहचान इसकी भौगोलिक विविधताओं में गहराई से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि हर तरफ अगर हम देखें तो अलग अलग तरीके की भौगोलिक विविधताएं हैं। अगर हम नॉर्थ की तरफ चले जाएं, थोड़े नॉर्थ मतलब जहाँ हिमालय है उधर की साइड पे, तो वहाँ पे पहचान हिमालय है। वहीं दक्षिण में जो समुद्री तट आ जाता है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यह देश उत्तर में हिमालय पर्वत से लेके पश्चिम में बंगाल विशाल थार रेगिस्तान और दक्षिण में हरे भरे जंगल तक पूरी दृश्यों की एक विस्तृत श्रृंखला में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक चीज़ें बता दी, जैसे उत्तर की तरफ जो है वो क्या है, हिमालय पर्वत। ठीक है, ये पहचान है उत्तर की। पश्चिम की तरफ है विशाल थार रेगिस्तान। ठीक है, दक्षिण की तरफ है हरे भरे जंगल। तो इससे हमें पता चल जाता है ये एक अलग से विविधता बन गई है। ठीक है, ये एक अलग से भौगोलिक पहचान बन गई है हमारे देश की। और गंगा और अन्य प्रमुख नदियाँ भारत के भूगोल का अभिन्न अंग है। ठीक है, गंगा भी हमारे देश से निकलती है। ठीक है, हिमालयों से। तो ये भी भारत का एक भौगोलिक अंग बन चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश। ठीक है, तो हमारे पास राज्य कितने हैं, 28, और केंद्रीय शासित प्रदेश कितने हैं, 8। तो भारत 28 राज्यों और 8 केंद्रीय शासित प्रदेशों में विभाजित है। प्रत्येक राज्य को अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक भाषा और परंपराएं हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं। मैंने आपको बताया भाषाई तौर पे उनका गठन हुआ था कुछ राज्यों का। तो वहाँ पे एक मुख्य भाषा होती है जो वहाँ के हर लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे जो परंपराएं हैं वो भी हमसे डिफरेंट होगी। अगर हम साउथ इंडिया में चल जाएंगे तो हम अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली से वहाँ की जो रीति रिवाज होंगे, वहाँ का रहन सहन होगा, बहुत अलग होगा। उसके बाद जो समग्र क्षेत्रीय पहचान में योगदान करती है, ऑब्वियस सी बात है, परंपराएं, रहन सहन, खान पीन पता चल जाता है कि हाँ ये किस एरिया में हम आए हैं। दिल्ली में भी अगर हम डोसा इडली खाते हैं तो हम ये नहीं बोल तो कभी कभी हम यही बोलते हैं कि नॉर्थ इंडियन फूड खाएंगे हम। वहीं अगर हम छोले चावल, राजमा चावल, ठीक है, ये चीज़ें खाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम नॉर्थ इंडियन फूड खा रहे हैं। ठीक है, इन राज्यों को अक्सर क्षेत्रीय विविधताओं को समायोजित करने के लिए भाषाई आधार पर बनाया गया। इन सभी क्षेत्रों को विविधता होने के बाद भी एक करने के लिए हमने क्या करा, भाषाई तौर पे उनका गठन कर दिया। यानी कि पंजाबी बोलने वाले लोग एक तरफ रहेंगे, ठीक है, मलयालम बोलने वाले लोग एक तरफ रहेंगे, और जो हिंदी इंग्लिश बोलते हैं वो एक तरफ रहेंगे। तो ये इस तरीके से हो ताकि सबके लिए कन्वीनियंट रहे। उसके बाद आ जाता है सीमाएं और पड़ोसी देश या पड़ोसी राज्य। भारत की क्षेत्रीय पहचान इसकी सीमाओं और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों तक फैली हुई है। ठीक है, भारत के आसपास बहुत सारे ऐसे पड़ोसी देश हैं जो अपनी सीमाएं भारत के साथ साझा करते हैं। जैसे कि हो गया यहाँ पे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमाएं भू राजनीतिक महत्व की हैं। अगर हमारे आसपास इतने सारे देश हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें इनके साथ थोड़ा अच्छे संबंध बना के रखने पड़ेंगे। वो आप लोग जानते हैं क्यों रखने पड़ेंगे और किसके साथ है, किसके साथ अभी हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं। आप लोग इस चीज़ से तो ऑलरेडी वाकिफ़ होंगे ही होंगे। उसके बाद क्षेत्रीय विवाद और राजनयिक संबंध भारत की क्षेत्रीय अवधारणा को आकार देने में भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रीय विवाद हमारे किसके साथ हैं वो लोग आप जानते ही हैं। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के साथ भी हमारे जो संबंध है वो इतने अच्छे नहीं हैं। उसके अलावा अगर हम देखें नेपाल के साथ बहुत अच्छे हैं, चीन के साथ इतने अच्छे नहीं हैं, बांग्लादेश के साथ ठीक हैं, भूटान के साथ ठीक हैं, म्यांमार के साथ भी ठीक ही हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ अगर संबंध अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है सब कुछ। अगर नहीं है तो हमें कोशिश बनानी चाहिए कि हाँ अच्छे हो जाएं। ऐतिहासिक महत्व, हमारा जो इतिहास रहा है उसका भी एक अलग महत्व है। भारत की क्षेत्रीय पहचान
इसके इतिहास में निहित है। निहित का मतलब पता है क्या होता है? स्थापित होना। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरीके से पढ़ें, भारत की क्षेत्रीय पहचान इसके इतिहास में स्थापित है, यानी कि इसके इतिहास से ही भारत की एक पहचान बनती आ रही है, जिसमें वह साम्राज्य और राज्य शामिल हैं जिन्होंने कभी उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों पर प्रशासन किया था। इतिहास विरासतें जैसे ऐतिहासिक विरासतें जैसे दिल्ली में मुगल वास्तुकला या महाराष्ट्र में मराठा प्रभाव क्षेत्रीय चेतन को आकार देने जारी रखती हैं। सॉरी यार, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि हमारे जो अभी राज्य हैं, ठीक है, दिल्ली में मुगल का शासन काफ़ी लंबा रहा है, तो जो थोड़ी चीज़ें हैं वो अभी भी हमें लगता है कि हाँ उस टाइम से ली गई हैं। ठीक है, दिल्ली में जैसे बिरयानी का बहुत ज़्यादा चलन है। अब आप लोग सोचोगे क्यों है, तो आप एक बार इस चीज़ को नोटिस कीजिए, हर गली में हर 10 किलोमीटर के रेडियस में हमें एक बिरयानी वाला ज़रूर मिल जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम महाराष्ट्र देखते हैं तो वहाँ पे मराठाओं का बहुत प्रभाव है, मराठी वहाँ पे बोली जाती है मेनली। ठीक है, उसके बाद संघीय संरचना। संघीय संरचना का क्या मतलब है? सबसे पहले संघ क्या होता है, संघीय क्या होता है, वो व्यवस्था हम एक बार समझ लेते हैं। संघीय व्यवस्था होती है, एक होता है केंद्र सरकार, ठीक है, जो अभी करंट मोमेंट पे हमारी बीजेपी की चल रही है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी राज्य सरकार। मैं खुद दिल्ली में रहती हूँ, तो मेरा जो अभी राज्य सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है। ठीक है, तो ये संघीय संरचना हो गई है कि पहले केंद्र होगा, केंद्र के बाद राज्य होगा। ठीक है, ये सरकार के दो पहलू बना दिए गए हैं, उसी को हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो भारत के संविधान इसे राज्यों के संघीय संघ के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, तो ये संघीय संरचना जो है उसको संघीय रूप में परिभाषित करता है। यह क्षेत्रीय अवधारणा शासन के सांचा होगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ देती हूँ मैं इसको। भारत का संविधान इसे राज्यों के संघीय संघ के रूप में परिभाषित करता है। यह क्षेत्रीय अवधारणा शासन के सांचे पर जोर देती है। यहाँ राज्यों के पास बड़ी भारतीय राज्य का हिस्सा होने के साथ कुछ शक्तियाँ और स्वायत्ता भी होती है। देखिए, आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो राज्य है यहाँ पे, ये वाला जो हमने वर्ड यूज़ किया ना राज्य, इसका मतलब है सरकार, और यहाँ पे हमने राष्ट्र, भारतीय राष्ट्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बड़े हिस्से से बात कर रहे हैं वहाँ के राज्यों की। ठीक है, यानी कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये चीज़ें। और यहाँ पे जो हम राज्य का यूज़ करें ये सरकार से किया है। तो इसमें यही बताया गया है मेनली कि भारत में जो संविधान जो बताता है वो ये बताता है कि संघीय व्यवस्था होनी चाहिए, संघीय व्यवस्था ही है, और ये क्षेत्रीय ढांचे पर जोर देता है कि भारत में किस तरीके का जो ढांचा तैयार किया गया है उसी पे हमारा जो शासन है, लोकतांत्रिक जो शासन है वो होना चाहिए संघीय व्यवस्था पे। इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार पूरे के पूरे इंडिया पे शासन करती है, पूरे इंडिया को देखती है, और उसके बाद होती है राज्य सरकार जो अपने एक पर्टिकुलर राज्य को देखती है। इसी को हम बोलते हैं संघीय संरचना। अब यहाँ पे हमने ये भी पॉइंट प्रादेशिक अवधारणा जो है ये भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम उसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो संक्षेप में भारत की सांस्कृतिक और क्षेत्रीय अवधारणा जटिल और विविध दोनों हैं, जो भारत देश की बहुमुखी प्रकृति को दर्शाती है। तो इसमें इस लाइन में ये बताया गया कि अब इतनी सारी विविधताएं हैं, ठीक है, इतने सारे अलग अलग देश, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, सभी की जाति और जो रिलीजन है वो अलग हैं। ठीक है, अब ये तो नहीं है ना पक्का कि अगर पंजाब में कोई रह रहा है तो वो पंजाबी बोल रहा है तो वो हिंदू होगा या सिख धर्म से बिलोंग करता होगा। वो हो सकता है मोमडन भी हो सकता है क्रिश्चियन भी हो, लेकिन जहाँ वो रह रहा है तो वहाँ लोगों को बोलते हुए देखा और धीरे धीरे वो रहते रहते सीख गया पंजाबी। तो वो ज़रूरी नहीं है कि अगर पंजाब में ही रह रहा है तो वो पंजाबी ही होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे इतनी सारी विविधताएं हैं। तो ये एक जटिल प्रक्रिया भी है, इसको जटिलता से भी देखा जा सकता है, और ये भारत की जो बहुमुखी प्रकृति है उसको भी दर्शाता है। ये विविधता के बीच एकता, सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और भौगोलिक परिदृश्यों
की विशालता का जन्म माना जाता है, जो भारत की विशिष्ट पहचान को परिभाषित करता है। यह अवधारणा राज्यों की आत्मधारणा का अभिन्न अंग है और नीतियाँ, शासन और सामाजिक मूल्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इससे हमें पता चल गया कि प्रशासनिक अवधारणा देखी जाए तो बहुत सारी भौगोलिक और अगर हम जातीय भाषाई रूप से देखें तो बहुत सारी विविधता भी है। ठीक है, सांस्कृतिक हिसाब से भी हमने देख लिया। ठीक है, उसके अलावा हमने धर्म और जो ग्रंथ हैं उनके हिसाब से भी देख लिया है। तो हर एक चीज़ से हमें एक पॉलिटिकल, अगर हम पॉलिटिकल तरीके से सोचते हैं तो हमें उससे बहुत सारी जानकारी मिलती है। थोड़ा सा ना ये चैप्टर डिफ़िकल्ट तो है, ठीक है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसको 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और एक बार हो सके तो ये जो मैंने लिखा है ना जो स्लाइड्स में, उसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा। बहुत ईजी लैंग्वेज भी है, आपको समझ में ज़रूर आएगी। इसके बाद हमारा जो ये टॉपिक है यहीं पे ख़त्म हो जाता है, वीडियो भी ख़त्म हो जाती है। और जो मैंने इसका प्रीवियस पार्ट था वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ये सेकंड पार्ट भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। चैप्टर बिल्कुल हमने ये वाला फिनिश कर लिया है। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जहाँ पे भी मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को पता है कहाँ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कीप सपोर्टिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।